जी नाज़रीन, डॉक्टर जफर मिर्जा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मुशीर सेहत। हम इनसे बात करते हैं। ओवरऑल एक इम्प्रेशन ये आ रहा है कि जो नंबर ऑफ केसेस जो डिक्लाइन हुए हैं, तो आप टेस्टिंग जो है वो कम हो रही है, जो मास टेस्टिंग है उससे हट गए और फिगर्स भी यही बता रहे हैं। इसकी क्या वजह है और क्या यही रीजन है कि नंबर ऑफ केसेस डिक्लाइन हुए? जी बहुत शुक्रिया। सिर्फ ये वजह नहीं है जी। असल में ओवरऑल हमारे सस्पेक्टेड पेशेंट से ये बात शुरू होती है कि जिनके ऊपर ये शक होता है कि उनको ये साइन सिम्टम्स हैं और उनको टेस्ट करवाना चाहिए, उनकी अपनी तादाद जो है वो निस्बतन कम हुई है। उसकी कई वजूहात हैं। जैसा कि आज आपने प्रेजेंटेशन में भी देखा, कुछ लोग जो हैं वो टेस्ट अब करवाना नहीं चाहते, कुछ डर के नहीं करवाना चाहते, कुछ को पता है कि होगा तो होगा, हम 14 दिन अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, कीमत भी एक फैक्टर है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये कहना कि पॉजिटिविटी कम हो रही है सिर्फ इसलिए कि टेस्टिंग, इतने ही टेस्ट जब हम पहले कर रहे थे तो पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा थी। यानी अगर हम हिस्टोरिकल डेटा में जाएं तो जब हम मसलन अगर आज 22,000 हमने टेस्ट किए हैं, तो जब पहले 22,000 कर रहे थे, क्योंकि दरमियान में तो हम 31,000 तक भी चले गए थे, तो जब उस 22,000 पे अब लास्ट टाइम जब किए थे जाएं तो अब इसकी निस्बत पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा थी। तो इसका मतलब ये जाहिर होता है इससे कि बावजूद इसके कि टेस्टिंग उतनी नहीं जितनी हम हमारा एम्बिशन है, लेकिन इसके बावजूद कंपैरेटिव एनालिसिस आपको बताता है कि पॉजिटिविटी इज कंसिस्टेंटली गोइंग डाउन। अगर 22,000 हो रही है तो कितने परसेंट पॉजिटिव उसमें केसेस आ रहे हैं? दूसरा ये कि जो नंबर ऑफ टेस्ट कम हुए, उसका रीजन सिर्फ यही है कि लोग नहीं आ रहे, या पहले लोग आ रहे थे, आप उनके कह रहे थे आपके पास कैपेसिटी है लेकिन लोग अब रुख नहीं कर रहे, तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए या उनको मोर अवेयर करने के लिए कि प्लीज टेस्ट कराएं, ताकि आप अगर खुद सिम्टोमेटिक हैं भी तो कम से कम स्प्रेड या करियर ना बने। असल मौजू आज की डिस्कशन का यही था कि हम किस तरीके से अपनी जो हिकमत अमली है टेस्टिंग को बढ़ाने के हवाले से, या किन लोगों के टेस्ट होने चाहिए, उसको ज़रा रिविजिट करें। और उसके ऊपर आज आपने जैसे कि देखा, हमने काफ़ी आइडियाज़ उसमें जनरेट किए हैं, और उसमें बुनियादी तौर पे अब तक हम सिर्फ उन लोगों के टेस्ट कर रहे थे या जो खुद हमारे पास आ रहे थे या जिनके अंदर साइन और सिम्टम्स थे। अब हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम जो आपको टेस्ट पॉजिटिव मिल जाते हैं तो उनके अपने जो हलके में उनके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको ट्रेस करें और उनकी भी टेस्टिंग करें। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये हो तो रही है लेकिन जिस हद तक होनी चाहिए उस हद तक नहीं हो रही। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हैं या तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हैं, उनके अंदर जो नज़ला ज़ुकाम या जो सांस की तकलीफ़ों से लोग आते हैं, उनकी भी एक सिस्टमेटिक तरीके से टेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर कोविड पॉजिटिव होने का इम्कान ज़्यादा होता है। इस वक्त उन लोगों की जो जितनी टेस्टिंग उनकी होनी चाहिए उससे बहुत कम हो रही है, तो वो भी अब हम एक इजाफा करने लगे हैं अपनी हिकमत अमली में कि सारे प्रोविंसेस जो हैं वो अब उनकी भी टेस्टिंग करें। तो तीसरी जो चीज़ मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाके हैं वहाँ पे भी हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मजीद करनी चाहिए और उनकी टेस्टिंग करनी चाहिए। तो मजमूई जो इसका असर होगा तमाम इन चीज़ों का, वो यही होगा कि आपकी ओवरऑल टेस्टिंग जो है फिर वो बढ़ जाएगी। क्या आपको लगता है कि हम जो पीक एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पीक आके गुजर गया, पीक गुजर रहा है, या फिर जो फर्स्ट वेव सेकंड वेव का भी जो एक वर्ल्ड वाइड हम एक फिनोमेना देख रहे हैं उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए या येट टू कम? ये कहना कि पीक हमारी आके गुजर चुकी है थोड़ा सा प्री मैच्योर है। लिहाजा मैं ये कमिट नहीं करूंगा कि हमारी पीक आ चुकी है और अब हम बिल्कुल सेफ जोन में जा चुके हैं, डिक्लाइन हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यकीनन फिगर्स हमें ये बता रही हैं, पॉजिटिविटी भी कम हुई, सस्पेक्टेड पेशेंट्स भी कम हुए, हॉस्पिटलाइजेशन भी कम हुई, ऑक्सीजनेटेड बेड्स पे भी लोगों का जाना जो है निस्बतन, मामूली फ़र्क है लेकिन निस्बतन उसमें फ़र्क पड़ा है। वेंटिलेटर्स पे जो लोग जा रहे हैं वो उनकी तादाद में बतदरीज कमी हो रही है। तो ये तमाम इंडिकेटर्स हमें एक खास रुख का पता देते हैं, लेकिन हम अभी ये नहीं कह रहे कि हम अपनी पीक गुजर चुके हैं या हमने प्लेटू पे चले गए हैं या हम डिक्लाइन कर रहे हैं।
आने वाले हफ्ता 10 दिन जो हैं वो इम्पोर्टेंट होंगे इस सिलसिले। थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर जफर मिर्जा से बात करें तो वही तमाम सवालात जो हमारे और आपके जहनों में होते हैं उसके जवाब हमने लेने की कोशिश की और उम्मीद है कि हमें वो तमाम हमारे सवालों के जवाब मिल भी गए। मजीद शख्सियात से बात करेंगे। स्टे विद अस। जी नज़ीर, एडवाइजर टू पीएम ऑन नेशनल सिक्योरिटी मोहित यूसुफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मोहित यूसुफ साहब, हमने हमेशा से देखा है और वज़ीर आज़म साहब ने भी हमेशा से कहा है और हमने भी हमारी अपनी भी ऑब्जर्वेशन है कि ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए बड़े कंसर्न हमेशा प्राइम मिनिस्टर ने शो किए हैं। अभी भी जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानी थे जो पाकिस्तान वापस नहीं आ सके उनको लाने के लिए भी बड़ी काविशें की गई और बड़ी इंस्ट्रक्शंस भी हुई। अभी भी क्या तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी को जो वहां पर बैरून मुल्क फंसे हुए थे बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन एंड एवरीथिंग, दे आर ऑल बैक, उनको वापस लाया जा सका है या अभी भी ये प्रोसेस चल रहा है? शुक्रिया। देखिए, हम 3 अप्रैल को हमने अपनी फ़ज़ाई हदूद दोबारा खोली थी बंद करने के बाद। आज तक 1.5 लाख के करीब पाकिस्तानी वापस आ चुके हैं। 70 से ज़ायद ममालिक से हम पाकिस्तानी वापस लाए हैं और कोई गालिबन 835 के करीब परवाज़ें हैं जिन पे ये आए हैं। सो ये दिन रात मेहनत हुई है। मसला ये है, आपके सामने, आपको मालूम है कि हमारी एक टेस्टिंग रिजीम थी, करंतना की रिजीम थी, तो कोई ऐसा पाकिस्तानी 20 जून तक हम वापस नहीं लाए जिसको हमने टेस्ट ना किया हो, और कोई एक पाकिस्तानी भी वबा का फैलाव का जरिया नहीं बना अल्हम्दुलिल्लाह जो वापस आए। 20 जून के बाद डेटा को देखने के बाद, सूबों से मुशावरत के बाद, उनकी दरख्वास्त के बाद हमने यूनिवर्सल टेस्टिंग रिजीम ख़त्म की और उससे ये हुआ कि 20 जून से 1 जुलाई 10 दिनों में 60,000 के करीब पाकिस्तानी वापस आए। तो हमारे जो मजदूर तबका है जिस पे वज़ीर आज़म साहब की मुकम्मल नज़र रही है, वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते 1.5 तक मुकम्मल तौर पर वापस आ चुका होगा। अब उसके अलावा बात ये रह जाती है कि बहुत से ट्रैवलर्स हैं जो अपनी मर्जी से जाके वापस आना चाहते हैं, तो वो भी फैसिलिटेट उसी तरह हुए हैं। हमारा नंबर जो है वो बदस्तूर बढ़ता जाएगा वापस आने वालों का, लेकिन हमारी पॉलिसी मैं वाज़ेह कर दूं अभी भी ये है कि जो पाकिस्तानी बाहर फंसे हुए हैं उनको वापस लाना है। हमारी अभी भी तरजीह वही है और हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं तमाम पाकिस्तानियों से कि रिक्रिएशनल ट्रैवल अभी शुरू न करें, क्योंकि कोविड भी दुनिया में मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है, और हम ये गारंटी नहीं कर सकते कि हमारी एयर स्पेस और नंबर्स जो हैं उसी तरह रहेंगे आज से 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद। ठीक है, आपने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि जो हमने ओवरसीज पाकिस्तानी जो हम पाकिस्तान वापस लाए वो स्प्रेड का ये करियर नहीं बने, लेकिन दूसरी तरफ ये देखा गया है जो पाकिस्तान से जो लोग बाहर गए हैं, कुछ को ये कहा गया कि यहाँ पे जब टेस्ट हुए थे तो नेगेटिव थे, ये यहाँ पे टेस्टिंग नहीं हुई, लेकिन जब वो बाहर गए हैं तो फिर दे वर पॉजिटिव। तो उसके लिए क्या हमारा प्रोटोकॉल बेहतर नहीं था, निज़ाम बेहतर नहीं था, टेस्टिंग नहीं हुई, क्या वजूहात थी? देखिए जी, पहले तो हमें थोड़ा सा अपने आप को मुस्तहकम करना है। एक खबर आती है, मैं देखता हूँ को बरतानिया के न्यूज़पेपर में कहीं पे, और पूरा मीडिया यहाँ पे ऐसे करता है जिस तरह खुदा न खास्ता पाकिस्तान से कोरोना दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है। मैंने आपको बताया हम 1.5 लाख पाकिस्तानी वापस लाए, कोई मुल्क टेस्ट करके उनको नहीं भेज रहा था, हमने अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, टेस्ट किया, क्वारंटीन किया, पूरा प्रोसेस बनाया, उस पर सारे अखराजात हुकूमत पाकिस्तान ने उठाए। अब आप ये देखिए कि यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, जिस मुल्क की जो पॉलिसी है हमने वाजे किया हुआ है कि जो पॉलिसी मुल्क ने की है दूसरे ने वो आप फॉलो करें। अगर किसी मुल्क ने कहा टेस्ट कराएं तो आपको टेस्ट कराना जरूरी है, अगर किसी मुल्क ने कहा वहां जाके करंटीना होना है तो वो जरूरी, अगर किसी मुल्क ने कोई पॉलिसी ऐसी नहीं रखी तो आप जा सकते हैं। तो पाकिस्तान कोई मुल्क भी आउटगोइंग पैसेंजर्स को तो टेस्ट नहीं करता। हमने पिछले हफ्ते से हाइटेंड स्क्रीनिंग शुरू की है एयरपोर्ट्स पे, जहां हर पैसेंजर जो है थर्मल स्कैन होता है, उसको बातचीत करके फिर जाने दिया जाता है, लेकिन यूनिवर्सल टेस्टिंग आउटगोइंग पे किसी मुल्क ने नहीं की। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, इतना जो वावेला मचा है बदकिस्मती से, पाकिस्तानी जो बाहर गए हैं उनकी शरह पॉजिटिविटी की बिल्कुल थोड़ा सा नंबर है, मतलब कुछ 1-2% भी शायद ना हो। तो ये कहना कि जी पाकिस्तान से इतने चले गए, हाँ हुआ ये कि जब पाकिस्तान से लोग बाहर गए तो उनमें से कुछ पॉजिटिव निकले, जब वहां चले गए। बरतानिया ने ये समझना जरूरी है, 14 दिन का करंटीना उन्होंने लाजमी किया है, टेस्ट नहीं करते वो लोग। पहुंचे एयरपोर्ट पे, घर चले गए, 7वें दिन फोन किया जी मुझे अलामात हो गई, टेस्ट कराया, पॉजिटिव थे। अब वो यहां से गए, एयरपोर्ट पे गए, जहाज में बैठे, वहां एयरपोर्ट पे उतरे, 7 दिन वहां रहे, कोई ट्रांसपोर्ट पे चढ़े, ये कैसे आप कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान से पॉजिटिव चले गए?
तो हमने ये बात अब वजारत खारजा ने भी उठाई है डिप्लोमेटिकली कि पाकिस्तान को सिंगल आउट करके मलाइन नहीं किया जा सकता। हमने मुकम्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने लोग वापस लाए हैं और लोग भेज रहे हैं। जो बाकी दुनिया कर रही है उससे बहुत ज्यादा हम कर रहे हैं। एंड आई वांट टू रिपीट, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से को 50% लोग गए और वो पॉजिटिव आ गए, बहुत कम लोग थे। हाँ, एक बात जरूर हुई है, कुछ लोग यहाँ से गए हैं जिनके पास नेगेटिव सर्टिफिकेट थे, वहां जब टेस्ट हुए तो पॉजिटिव आ गए, ये बात हुई है, इसमें हमने देखा भी है। अब आप 5 दिन पहले यहाँ से टेस्ट कराते हैं, 5 दिन में अगर आपका खुदा न प्लेयर्स के साथ भी ये हुआ है। बिल्कुल, तो ये कुछ टेस्ट, ये नहीं कि पाकिस्तान का टेस्ट गलत है, इस वबा का, इस बीमारी का ये पैटर्न है। कई जगह आप टेस्ट कराते हैं, पॉजिटिव आ जाता है, 2 दिन बाद नेगेटिव। सो इसमें प्लीज ना तो कोई सियासत है, ना पाकिस्तान ने कोई ऐसी चीज की है जो हमें चेंज करनी थी। सारी दुनिया में वबा फैली हुई है, हमारा रेशो बाहर जाने वालों का बिल्कुल हाई नहीं है, फिर भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करने के लिए स्क्रीनिंग कर रहे हैं हर एक की, और कह रहे हैं कि अगर कोई एयरलाइन कहती है कि हर मुसाफिर टेस्ट करा के आए, अगर कोई मुल्क कहता है हर मुसाफिर टेस्ट करा के आए, तो आप टेस्ट करा के जाए। ठीक है। दूसरा, आपने जिस तरह से यूके की एग्जांपल दी, और हमारे यहाँ भी शुरू में ये हो रहा था कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी वापस आ रहे थे उनको 14 डेज क्वारंटीना किया जा रहा था या क्वारंटाइन में रखा जा रहा था, लेकिन अब ये प्रैक्टिस नहीं हो रही, किसकी वजह? डेटा वेरी सिंपल। देखिए, जब हमने शुरू किया तो 100% वबा पाकिस्तान के बाहर से आ रही थी, पाकिस्तान में तो नहीं वबा थी, बाहर से शुरू हुई। आज नंबर यहाँ पहुंच गया है बदकिस्मती से 97% ट्रांसमिशन लोकल है, मेरे से किसी को लगी, किसी को आगे लग गई। जो बाहर से आने वालों की शरह है वो सिर्फ 3% है। तो जो पाकिस्तानी है, मैं आप, हमें हर कोई टेस्ट तो नहीं कर रहा, हम सड़क पे जा रहे हैं, टेस्ट तो नहीं, अगर अलामात आती हैं तो फिर टेस्ट होता है, ठीक। तो वही पॉलिसी अब हमने बाहर वालों के लिए कर दी है कि आप घर जाएंगे। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, मुझे या आपको कोई नहीं कह रहा कि आप 14 दिन, 18 दिन, 28 दिन क्वारंटीना में रहे। बाहर से आने वाला मुसाफिर चाहे अलामात हैं या नहीं है, वो 14 दिन घर में अपने आप को महफूज करेगा, अलामात आएंगी, टेस्ट कराएगा और उसको ट्रीट किया जाएगा। तो अभी भी हमारी पॉलिसी पाकिस्तान में मुकीम पाकिस्तानियों से ज्यादा स्ट्रिंजेंट है फॉर ओवरसीज, लेकिन हर एक का टेस्ट करना, जब सिर्फ 3% शरह पे बात आ गई है, इट डजंट मेक सेंस। क्योंकि आप ये भी सोचिए, हर टेस्ट जो हम ओवरसीज पैसेंजर पे कर रहे हैं वो एक कम टेस्ट है जो हम किसी मुकीम पाकिस्तानी पे कर सकते हैं, जहां 97% शरह है। मोहित यूसुफ साहब से बात कर रहे थे और बेसिकली उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि अगले से 1 से 1.5 हफ्ते में जो बैरून मुल्क फंसे हुए पाकिस्तानी हैं, खासतौर पे जो अरब कंट्रीज में, वो इंशाल्लाह ताला वापस आ जाएंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो मेजर कंसर्न है वो यही है कि ओवरसीज पाकिस्तानी को एंटरटेन किया जाए। जी नज़ीर, अभी हमने अटेंड की ये प्रेजेंटेशन, जैसे कि हमने आपको बताया कि हम एनसीओसी के इस मीटिंग में मौजूद थे, और सारी प्रेजेंटेशन देखने के बाद जिसको चेयर कर रहे थे असद उमर साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे जरा हम बात करेंगे बहुत सारे सवाल जो हमारे जहनों में। अस्सलाम वालेकुम असद उमर साहब। जी वालेकुम सलाम। असद उमर साहब, ये बताएगा कि अभी जब आप प्रेजेंटेशन भी अटेंड कर रहे थे, आप लोग डिस्कशन भी कर रहे थे, मेन चीज जो बात आई है वो केसेस के हवाले से आई है, जो केसेस की तादाद में कमी वाक़ हुई है। इसको आप रिलेट डायरेक्टली करेंगे कि जो टेस्ट में कमी वाक़ हुई है या किसी और चीज से? नहीं जी, जो हम ज्यादा मॉनिटर बहुत क्लोजली करते हैं कि पॉजिटिविटी रेशो क्या आ रहा है। पॉजिटिविटी रेशो यानी जो लोग टेस्ट हो रहे हैं उनमें से कितने लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। तो जिस वक्त ये उरूज पे था तो उस वक्त तकरीबन 23% के करीब पॉजिटिविटी रेशो पाकिस्तान में आ रहा था। अब वो गिर के 15, 16, 17% के करीब आ गया है। तो एक तो ये वजह है कि पॉजिटिव कम आ रहे हैं, और क्योंकि वो सस्पेक्टेड जो लोग हैं, यानी जिनको सिम्टम्स, अलामात जिनको जाहिर हो रही है, उनमें भी कमी आई है, तो इसलिए टेस्ट के अंदर भी कमी नजर आ रही है। कुछ का कहना यह है कि लॉकडाउन को जिस तरह से आप लोगों ने जब ईज पे लेकर गए तो फिर नंबर ऑफ केसेस जो है वो एकदम से बढ़े, और पीक आने की वजह ही यही थी। क्या आप, लेकिन मैंने एक जगह पे आपको सुना था कि ऐसा इट्स नथिंग टू डू विद ईज डाउन और वट एवर, तो आप अभी भी उसी पे स्टैंड करते हैं? क्योंकि जिस तरह से लोगों का एक्सपोजर हुआ, जिस तरह से लोग बाहर निकले, उसकी वजह से पाकिस्तान में पीक आया या अल्टीमेटली आना था, क्या था? देखिए, हम बहुत दफा समझा चुके हैं कि ये तमाम मुल्क को बंद कर दें और एक गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दें, ये दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और आपने देखा दुनिया के अमीर तरीन मुल्क जो हैं उन्होंने भी खोलना शुरू कर दिया क्योंकि वो मजबूर हो गए। तो हमने, और बहुत भारी उनने कीमत अदा की लोगों की माशी जिंदगी के अंदर, लोगों के रोजगार के पहलू से।
भारत में आपने देखा कि कितने मुश्किल हालात पैदा हुए, अमेरिका के अंदर आपने देखा कि 4 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। हमने यही देखते हुए ये फैसला किया कि ये मुमकिन नहीं है कि हम पूरे मुल्क को बंद रखें गैर मुय्यना मुद्दत तक, तो हमने कंट्रोल तरीके से उसको खोलते चले गए। और जब हमने खोला था तो उस वक्त भी हम कह रहे थे कि जाहिर है अगर मैं सबको बंद कर दूं तो केसेस कम हो जाएंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। तो और फिर हमसे लोग पूछते थे अच्छा फिर आप कितना केसेस जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, और हमेशा हमारा जवाब जो है पिछले 3 माह से वही है कि आपने इतना एसओपीज के ऊपर, कंप्लायंस के ऊपर जोर डालना है, इतना लॉकडाउन करना है कि जो हमारे अस्पताल का निजाम है वो ना मफलूज हो। और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच में कोई 2 हफ्ते के करीब ऐसा सूरत हाल जरूर पैदा हुई कि जो बड़े हमारे 4-5 शहर हैं उनके जो बड़े अस्पताल हैं उनके अंदर कैपेसिटी हमें फुल होती हुई नजर आई, लेकिन वो भी अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है सूरत हाल। तो हमारा अस्पताल का निजाम कभी भी मफलूज नहीं हुआ, जैसे हमने देखा इटली में हुआ, स्पेन में हुआ, यूके में हुआ, न्यूयॉर्क के अंदर हमने देखा, जहां हमसे बहुत ज्यादा वसाइल हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमने ऐसी सूरत हाल नहीं देखी। सर, जो लॉकडाउन को लेकर या स्मार्ट लॉकडाउन या कम्प्लीटली लॉकडाउन को लेकर जो कंफ्यूजन हुआ, वो ऑब्जर्व ये किया गया कि सबसे ज्यादा जो मसले रहे वो फेडरल और सिंध गवर्नमेंट को लेकर है। तो यहाँ पर एक कंसेंसस डेवलप क्यों नहीं हो सका, जिसकी वजह से बड़ा कंफ्यूजन हुआ, लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए। और हमने ये देखा कि सिंध गवर्नमेंट टोटली मोदे इल्जाम वफाक को ठहराती रही। तो फिर लगा ये कि सिंध गवर्नमेंट ज्यादा शायद संजीदा है और वफाक इसको शायद संजीदगी से नहीं ले रहा। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए कोई कंसेंसस डेवलप क्यों नहीं हो सका? ये तो हजारों दफा इस बात का जवाब दिया जा चुका है। 9 नहीं बल्कि 10 या 11 एनसीसी की मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर चेयर की, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कौमी लीडरशिप फेडरल और प्रोविंशियल एक 3 माह के अरसे के अंदर 10 या 11 दफा मिली हो। ये कभी पाकिस्तान की तारीख में इसका कोई अशर अशीर भी नहीं हुआ। तो जितनी कोऑर्डिनेशन से काम करने की कोशिश की, जितनी मुशावरत की कोशिश की गई, वो कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। रोजाना की बुनियाद के ऊपर यहाँ पर एनसीओसी की मीटिंग होती है रोजाना। सिर्फ जब से पिछले अब 98 दिन हो गए, सिर्फ 2 दिन ईद और उसके अगले दिन जो था वो मीटिंग नहीं हुई थी, वरना इन 98 में से 96 दिन मीटिंग यहाँ पर हुई है। इतवार को भी होती है, हफ्ते को भी होती है। तो इससे ज्यादा तो मुशावरत की मेरे ख्याल में और कोशिश नहीं की जा सकती थी। जहां तक सिंध ज्यादा संजीदा है, ये नहीं है। अगर आप अमवात देख लें, अगर आप इस वक्त पॉजिटिविटी के रेशोज देख लें, तो उससे तो ऐसा नहीं लगता। इस वक्त पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में सबसे अच्छे हालात तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद के हैं। मौसर लॉकडाउन किए, टारगेटेड लॉकडाउन बड़े मौसर किए हैं इस्लामाबाद में। मैं डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात को भी खासतौर पर क्रेडिट देना चाहता हूँ, बाकी जो अमला है, हेल्थ मिनिस्ट्री के जो लोग हैं, DHO, उनको भी। और इस्लामाबाद में तो आपने देखा है कि 1/3 से भी कम केसेस रह गए। तो जहां पर हिकमत अमली सेम है सारे पाकिस्तान में, जहां मौसर तरीके से ग्राउंड के ऊपर काम हो रहा है वहां बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं, जहां इतना अच्छा काम नहीं हो सक रहा वहां उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे। अच्छा, ये सवाल पूछने का मेरा मकसद ये भी था कि मैंने अभी आप लोगों की जो मीटिंग थी, जो प्रेजेंटेशन थी, वो मैंने अटेंड की। वहां पे मैंने देखा कि सिंध और स्पेशली कराची बड़ा एग्रेसिवली और बड़ा माइन्यूट लेवल पर आप लोगों ने उसको मॉनिटर किया, एक एक चीज डिस्कस हुई। लेकिन उसके बावजूद जब हम केसेस वगैरह का देखते हैं और फिर जब उनकी पॉलिसीज देखते हैं, तो वहां से ये शिकायत भी आती है कि हमें फेडरल जो है वो कोई एड प्रोवाइड नहीं कर रहा, हमें कोई मेडिकल एड नहीं दी गई है, हमें पैसे के हवाले से भी और उसके हवाले से जो आपके चीजें हैं लाइक इक्विपमेंट है उसके हवाले से भी। तो और फिर जिस तरह से अभी चेयरमैन एनडीए में भी यहाँ पर कह रहे थे कि फिर मेरा वहां से डिमांड ज्यादा आ जाती है। तो जरा बताएगा कि कितना और किस लेवल पर आप लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं और उनकी ये शिकायत किस हद तक जायज है? देखिए, ये भी मेरे ख्याल में हम तो सैकड़ों दफा इसका जवाब दे चुके हैं, लेकिन फिर हम नहीं, वो क्योंकि अगर कोई झूठ बोलने से बाज नहीं है तो क्या करें, उसको बार बार बोला जाता है। इतनी दफा दिखा चुके हैं, लाखों की तादाद में PPEs जो अस्पताल में हिफाजती जो सूट पहने होते हैं, मास्क पहने होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, जिसमें सिंध को अपना हिस्सा कभी कभी तो देखने से लगता है अपने हिस्से से ज्यादा लग रहा है। वो इसलिए कि वहां पे कराची के अंदर अस्पताल ज्यादा है। उसके अलावा जो वेंट्स हैं, बाईपैप्स हैं, ऑक्सीजन सप्लाई है। अभी आपने देखा 5 कराची के अस्पताल जो हैं उसके अंदर पूरा ऑक्सीजन सिस्टम और बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। तकरीबन 500 से ज्यादा बेड्स हैं जो ऐड किए जा रहे हैं।
जिस तरीके से भी मदद, अभी आपने चीफ सेक्रेटरी से सुना कि जी हमें डायग्नोस्टिक किट्स और भेज दें, वीटीएम और भेज दें, उनके पॉलिटिकल लीडर तो कहते हैं कुछ मिला ही नहीं आज तक, तो ये और किस चीज की मांगा जा रहा था। तो जाहिर है हर एक सिस्टम जो है वो प्रेशर में है, सूबे जाहिर है चाहते हैं कि और मदद की जाए, लेकिन मेरे ख्याल में जिस पैमाने पे, अगेन मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान में आपको तारीख में ऐसी नजीर नहीं मिलेगी कि हेल्थ सिस्टम के अंदर इतनी बड़ी इमदाद वफाकी हुकूमत से तमाम सूबों की गई हो जितनी पिछले 3 महीने में की गई है। अब असद उमर साहब, मैं जरा इस पेंडेमिक की तरफ आती हूँ। मुझे याद है जब शुरू में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई वफाक ने, तो उन्होंने कहा कि मई के एंड तक जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 50,000 केसेस। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत ज्यादा कम थे। उसके बाद ग्रेजुअली आपने फिर उसके बाद कहीं से ये भी आया कि हम जो एस्टिमेट कर रहे थे, जो हमारी कैलकुलेशन थी, जब केसेस बढ़े तो उससे ज्यादा बढ़ गए। अभी ये जो अप एंड डाउन हो रहे हैं, इसमें कहीं मिसकैलकुलेशन हो रही है, या अभी आपको लगता है कि जितने केसेस आए हैं, जिस तेजी के साथ बढ़े और जिस अभी कम हुए, आपकी जो कैलकुलेशन थी, जो आपकी प्रेडिक्शन थी, वो कितनी एक्यूरेट थी, और आगे का भी अब क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? देखिए, हमारी अभी तक जितनी भी प्रेडिक्शंस आती रही हैं, मई के वस्त का मुझे अभी तक याद है वजीर आजम ने 24 या 25 अप्रैल को कहा था कि जो हमें प्रोजेक्शन नजर आ रही हैं उसमें 50,000 तक केसेस हो सकते हैं। तो मई के वक्त में जब हम पहुंचे तो 37,000 केस थे। इसी तरीके से हम जब मई के आखिर में पहुंचे तो वो भी प्रेडिक्शन जरा सा कम था, क्योंकि हम जानबूझकर ये कोशिश करते हैं कि जरा कंजर्वेटिव प्रोजेक्शन इस्तेमाल करें अपनी फैसला साजी के लिए। तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा हुई। जो भी सूरत हाल डेवलप हुई है वो हमारे अंदाजों के मुताबिक हुई है। इसीलिए हमने जो अपना निज़ाम जो है अस्पताल के निज़ाम के अंदर जो बेहतरी करने की कोशिश की गई है, जो इक्विपमेंट सप्लाई करने की कोशिश की गई है, वो भी साथ साथ उसके चलता रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी उम्मीद यही है कि कोई ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा होगी जो हमारे अंदाजे जो थे वो उससे ज्यादा खराब सूरत हाल है। आप ये कह रहे हैं कि अभी अगर हम देख रहे हैं कि 2,17,000 या 2,18,000 के करीब केसेस हैं, तो एज पर योर कैलकुलेशन या एज पर योर प्रोडिक्शन इतने ही केसेस की थी या थोड़ा कम एंड ज्यादा? ये इससे जो प्रोजेक्शंस थी वो प्रोजेक्शन इससे जरा से ज्यादा की थी। और जैसे मैंने कहा कि हम जान के प्रोजेक्शन में, क्योंकि प्रोजेक्शन में रेंज आती है, कोई एक नंबर नहीं होता, उसमें होता है यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है। तो जो अपर एंड ऑफ द रेंज होती है, जो सबसे ज्यादा नंबर होता है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं अपने फैसला साजी के लिए। यानी हमने आगे तैयारी क्या करनी है, कितना इक्विपमेंट मंगाना है, ऑक्सीजन कितनी अरेंज करनी है, टेस्ट की कितनी तैयारी करनी है, वो सब उस रेंज का जो सबसे ज्यादा नंबर होता है उसकी बुनियाद के ऊपर की जाती है। अच्छा, अब एक हमने, आपको भी याद होगा, आपने मुझे, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो फ्लोर ऑफ द हाउस भी आपने ये बात की थी कि एक लंदन इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की एक रिपोर्ट आई थी, इसमें उनका 2 लाख और 2.5 लाख केसेस पर डे भी हो सकते हैं, पता नहीं लाखों में तादाद हो सकती है। अब भी आने वाले दिनों में क्या पीक आके गुजर गया, सेकेंड वेव और थर्ड वेव अभी आनी है? जरा लोग बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, लोग परेशान भी हैं। जरा जो आप डेली बेसिस पे इसको मॉनिटर कर रहे हैं उसकी लाइट में थोड़ा सा बताइएगा लोगों को। देखिए, आगे क्या होगा, दूसरी वेव आएगी या नहीं आएगी, तीसरी वेव आएगी या नहीं आएगी, ये इसका तमाम तर इन्हिसार इसके ऊपर है कि लोग अपनी जिंदगी में इनफरादी तौर पे और इज्तिमाई तौर पर क्या फैसले कर रहे हैं। अगर लोग हिफाजती तदाबीर अपनाएंगे, अगर वो फासला रखेंगे, अगर वो मास्क पहनेंगे, और जब इंटरव्यू ले रहे हैं तो जब भी मास्क पहनेंगे, तो आगे जो वबा का फैलाव है वो कम होगा। और अगर लोग अपनी हिफाजती तदाबीर को संजीदगी से नहीं लेंगे तो वबा तेजी से फैलेगी। बड़ी सादा सी बात है। तो ये सारा इन्हिसार उसके ऊपर करता है। हाँ, इंपीरियल कॉलेज की जो स्टडी थी वो आप याद रखिएगा, उनकी पेशनगोई के मुताबिक 10 अगस्त को पाकिस्तान में एक दिन के अंदर 78,000 से ज्यादा लोगों की मौत होगी कोरोना से, ये याद रखिएगा। और ये वो स्टडी है, मुझे याद है मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था तो मैंने येल की एक स्टडी का जिक्र किया, तो बिलावल जरदारी ने कहा कि असद साहब जो हैं वो येल की स्टडी में यकीन रखते हैं और मैं जो हूँ इंपीरियल की स्टडी में यकीन रखता हूँ। और जाहिर है फिर उन्होंने जो पोजीशन ली वो उसी येल की स्टडी के, इंपीरियल की स्टडी के मुताबिक थी। तो ये नंबर याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला 11 अगस्त को हम इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। असद उमर साहब से गुफ्तगू कर रहे थे यहाँ पर, और डेफिनेटली जो सवालात आपके जहनों में, जो सवालात हमारे जहनों में, वो हमने पूछे हैं, जवाबात मिल गए होंगे। मजीद शख्सियात से बात करेंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर के फोकल पर्सन भी है कोविड-19, उनसे भी जरा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन है, हमारी जितनी तैयारी है,
आने वाले दिनों में आप इसको मजीद फैलता हुआ देख रहे हैं, कम होता हुआ देख रहे हैं? मेरी टेस्ट के हवाले से तो बहुत जगहों पे बात होगी, हेल्थ सिस्टम हमारा कोलैप्स ना कर जाए, अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन हो, हम किस हद तक तैयार हैं और किस हद तक तैयारी अभी हमें करनी है? आने वाले दिनों में ये कितना बड़ा डिजास्टर अल्लाह ना करे हो सकता है? अच्छा देखिए, एक तो ये है कि जहां तक हेल्थ सिस्टम के प्रेशर की बात है, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर आज की निस्बत कदरे ज्यादा था, तो कुछ प्रेशर में थोड़ी बेहतरी आई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये आइंदा कहाँ जाती है, जैसे आपने पूछा, आप क्या देखते हैं कि कहाँ जाएगी? देखें, इसका इन्हिसार बहुत हद तक हमारे बिहेवियर और हमारी कंप्लायंस पे, हम क्या रिस्पेक्ट देते हैं उन प्रोसीजर्स को, उन एहतियाती तदाबीर को जो हमें बताई जा रही हैं। अगर हम उसको इग्नोर कर देंगे तो ये सूरत हाल खराब हो सकती है और बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। लेकिन अगर हम उन एहतियाती तदाबीर को अडॉप्ट किए रखेंगे और इफेक्टिवली करते चले जाएंगे तो मैं समझता हूं कि इस बीमारी पे काबू पाया जा सकता है और पाया जाएगा। पिछले दिनों जो हमने केसेस देखे जिसमें वो 5,000, 5,500, 6,000 तक को टच करा था, हम ये समझे, पाकिस्तानी अवाम ये समझे कि वो एक पीक था जो गुजर गया? पीक के गुजर जाने के बारे में हतमी राय सिर्फ 2-4 हफ्ते के बाद ही दी जा सकेगी, जब जरा ये डेटा और स्टेटिस्टिक्स और इकट्ठे हो चुके होंगे, ये वाजे हो चुका होगा कि ये जो एदाद शुमार में कुछ थोड़ी सी कमी दिखती है, क्या ये वाकई रिफ्लेक्ट कर रही है एक्चुअल सिचुएशन या इसमें कोई और अवामिल या फैक्टर्स तो नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि कुछ थोड़ा सा जो प्रेशर हेल्थ सिस्टम के ऊपर था उसमें थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन हमें ये देखना है कि ये कमी सस्टेन्ड है और इसको हम खुदा ना खास्ता अब इस वक्त लापरवाही करके फिर वही सिचुएशन क्रिएट कर दें जबकि केसेस जो हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएं और हमें ऑक्सीजन बेड्स जो हैं और वेंटिलेटर्स इनको फर्दर बढ़ाने की जरूरत पड़े। जो आपने हेल्थ सिस्टम और जो आपने तमाम चीजों की बात की, बड़े हौसला अफजा चीज है, मगर दूसरा साइड एक ये भी है कि हमारे पास वेंट्स तो हैं, लेकिन वेंट्स को चलाने वाले ट्रेंड लोग नहीं है। तो क्या उस तरफ भी कोई काम हो रहा है? लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि हाउ टू हैंडल, हाउ टू टैकल एंड हाउ टू रन? जी, ये बिल्कुल सही है बात, क्योंकि मशीन तो एक चीज है, फिर लेकिन आपको ट्रेन स्टाफ चाहिए, नर्सेज चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, पूरा बाकी सिस्टम चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए। अब कई दहाइयों से आपके पास जितने क्रिटिकल केयर डॉक्टर्स हैं या कितना आईसीयू स्टाफ है, वो तो उतने ही थे जितने हैं, उनको फिर बढ़ाने के लिए उनकी स्किल्स और उनके अलावा नए लोगों को वो स्किल्स कम से कम जल्दी में एक हद तक, एक लेवल तक पहुंचाने के लिए कोर्सेज किए गए हैं, उनको ट्रेन किया गया। सो मैं ये कह सकता हूं कि जो आज हमारी सिचुएशन है ऑक्सीजनेटेड मरीजों को टैकल करने की और आईसीयू को टैकल करने की, वो आज से 4 या 6 या 8 हफ्ते की निस्बत बहुत बेहतर है। लेकिन इससे ये भी वाज़ेह होता है कि लॉन्ग टर्म हमें इन स्पेशलिटीज के ऊपर बहुत खुसूसी गौर की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर फैसल, चूंकि आप मेडिकल एक्सपर्ट भी हैं, आप खुद डॉक्टर हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेडिसिन डॉक्टर हैं, तो मुझे ये भी इसके साथ बताएं, क्योंकि जब ये वायरस पाकिस्तान में आया तो डॉक्टर अताउर रहमान और दीगर साइंटिस्ट कह रहे थे कि बड़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस हुई हैं इस वायरस के अंदर। फिर बीच में आया कि फर्दर म्यूटेशन हुई है, इसके स्पाइक्स मजीद बढ़ गए हैं, ये ज्यादा एग्रेसिव हो गया है, जब आया तो नहीं था। इस हवाले से थोड़ा म्यूटेशन के हवाले से भी अपडेट। देखिए, ये जो है ना वायरस से, इनफैक्ट ये सोचिए हर लिविंग थिंग जो है वक्त के साथ थोड़ी सी इवॉल्व करती है, म्यूटेट करती है। वायरसेस तो बहुत जल्दी करते हैं, बैक्टीरिया बड़ी जल्दी करते हैं, छोटे जरासीम है, मल्टीप्लिकेशन साइकिल ज्यादा होते हैं, तो म्यूटेशन का या चेंजेस का मौका हर मल्टीप्लिकेटिव साइकिल के साथ मिलता है। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि म्यूटेशंस होती हैं। सवाल सिर्फ ये होता है कि जेनेटिक म्यूटेशन जो है, क्या उसका कोई प्रैक्टिकल एक्चुअल बिहेवियर के चेंज पे, यानी वायरस की म्यूटेशन तो हो गई, लेकिन क्या वायरस का बिहेवियर इससे बदलेगा या नहीं इस म्यूटेशन से? तो हर म्यूटेशन का इम्पैक्ट उसी तरह नहीं होता कि नेसेसरली वायरस ज्यादा विरुलेंट हो जाए या कम विरुलेंट हो जाए। कुछ म्यूटेशन जो हैं वो इस तरह से असरअंदाज वायरस के बिहेवियर पे होती हैं और कुछ नहीं होती। तो ये बहुत अर्ली डेज हैं ये कहने के लिए कि किसी किस्म की जो म्यूटेशन है उसका ये वाज़े तौर पे असर है कि जो वायरस है वो बहुत खराब हो गया या बहुत अच्छा हो गया। मेरा ख्याल है ये भी वक्त के साथ पता चलेगा। और दूसरी बात यह है कि वायरसेस की जो म्यूटेशन का असल प्रैक्टिकल असर है उसके बिहेवियर पे, उसको भी एनालाइज करने के लिए बहुत बड़े डेटा सेट्स चाहिए, तो ये इतना जल्दी बताना आसान नहीं।
अच्छा, दूसरा एक और चीज है जो भी बड़ा उस पर भी अनसर्टेनिटी है, सिम्टोमेटिक, यानी वो पेशेंट या वो पॉजिटिव केसेस जिनके सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो करियर बन सकते हैं, तो वो कितना नुकसानदेह है उसमें आपको क्योंकि सिम्टम्स हैं तो फिर आपने टेस्ट कराना है, अगर सिम्टम्स नहीं है तो वो कैसे पता चलेगा, वो कैसे डॉक्टर के पास जाए, वो कैसे अपने आप को आइसोलेट करे, इस पर भी थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है। अच्छा देखिए, कोई भी बीमारी, बहुत सारी वायरल इलनेसेस जो हैं वो नेसेसरली सिम्टम्स नहीं कॉज करती। आप किसी भी बीमारी को लें, अगर उसके 10,000 मरीज हैं या 10,000 लोगों को वो इन्फेक्शन करती है तो उसमें एक प्रोपोर्शन होगी जो कि सिम्टम्स शो करेगी, एक प्रोपोर्शन होगी, और कई दफा ऐसे होता है कि वो प्रोपोर्शन जो सिम्टम्स नहीं शो करती वो सिम्टम्स वाली पॉपुलेशन से ज्यादा बड़ी होती है। सो इसलिए सिम्टम्स का ना होना इस वायरस की कोई खास मुनफरिद कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये बड़ी कॉमन चीज है। लेकिन आपको लगता है कि हमारे यहाँ उसकी की तादाद ज्यादा है जिनके सिम्टम्स नहीं है? मेरा ख्याल है कि ये दुनिया भर में ये तस्वर किया जा रहा है कि जो बगैर सिम्टम्स के मरीज हैं उनकी तादाद सिम्टम्स वालों की निस्बत बहरहाल ज्यादा है। अच्छा, अब बात यह है कि जो सिम्टम के बगैर है वो खुद बीमार भी नहीं हो रहा, तो हमें उसकी निस्बतन काम फिक्र है। सिर्फ देखने की चीज ये है कि क्या वो बीमारी के फैलाव में कितना असरअंदाज हो रहा है। उसमें भी देखें, एसिम्प्टोमेटिक स्प्रेड बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन जो चीज गौर करने और सोचने की वो ये है कि अगर स्प्रेड की कैपेबिलिटी को देखा जाए, क्या होगा, किसका चांस ज्यादा है कि वो बीमारी को स्प्रेड करेगा? जो सिम्टम्स वाला है। जो बगैर सिम्टम्स के है उसके नाक में या गले में अगर वायरस मौजूद भी है और सिवाय इसके कि वो बहुत चीख चीख के बोले और किसी के बहुत करीब खड़ा हो जाए, तो वो चांसेस उसके स्प्रेड करने के रिलेटिव टू दी अदर पर्सन बहुत कम है। सो एसिम्प्टोमेटिक स्प्रेड यकीनन पॉसिबल है, उस पर नजर रखने की जरूरत है। इसीलिए हम आजकल मास्क का इस्तेमाल कह रहे हैं कि भाई आप करें, ताकि आपको पता ना भी हो तो चलो आप किसी को फैलाने से रुक जाएं। लेकिन ज्यादा जो हमारा स्प्रेड करने का पोटेंशियल है वो उनको होता है जो जाहिर सिम्टम्स लेके फिर रहे हैं। डॉक्टर फैसल से गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ी इम्पोर्टेंट इसलिए थी कि वो चीजें मेडिकली जो लोगों के जहनों में सवालात उठते हैं सिम्टोमेटिक के हवाले से, इसके म्यूटेशन के हवाले से, इसके एग्रेसिव होने के हवाले से, उसके बिहेवियर के हवाले से, उसके जवाब हमें मिले। चलते हैं आगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं इस वक्त मौजूद हूँ चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल साहब के साथ। उनसे भी हम जरा जानेंगे कि हम कितने तैयार थे, हम कितने तैयार हैं, हम कितने इक्विप्ड हैं टेस्टिंग के हवाले से, दीगर चीजों के हवाले से, टेस्टिंग कैपेसिटी, हेल्थ फैसिलिटीज, इसको लेके बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। समटाइम ये होता है कि मास टेस्टिंग पे हम इसलिए नहीं जा रहे कि हमारी कैपेसिटी नहीं है, समटाइम ये होता है कि कैपेसिटी है, कर नहीं रहे हैं। सर, मामला क्या है? देखिए, मैं आपको एक पहली तो बात बताऊं कि मेरा हेल्थ के साथ पूरी जिंदगी कोई इस तरह डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं रहा, एक्सेप्ट दिस दैट ऑन 14th ऑफ मार्च, इनफैक्ट 13 मार्च रात को मुझे बताया गया कि सुबह एनएससी की मीटिंग है और आपने उसमें आना है, एंड आई वाज नॉट इवन नोइंग द एजेंडा। सुबह आप मुझे आके ऑफिस में पता चला, और उसके बाद से मेरा हेल्थ के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। और मैं आपको इतना बता दूं कि उस वक्त हेल्थ सेक्टर इस तरह था जैसे नहीं है। हमारे यहाँ अस्पतालों की हालत अभी भी बहुत बुरी है, उस वक्त भी बहुत बुरी थी। अभी 4 महीने में काफ़ी काम हुआ है, सूबाई गवर्नमेंट ने भी किया है, फेडरल गवर्नमेंट ने भी किया है। जो हमारा टेस्ट का निज़ाम था, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर 23 BSL 2 या 3 लेबॉर्ट्रीज थी, और जब ये लेबॉर्ट्री प्राइमरीली टीबी के लिए बनाई गई थी। कोविड के लिए उस वक्त सिर्फ 2 लेबॉर्ट्रीज काम कर रही थी मार्च के अवाइल में, और आप 300 से 400 के करीब टेस्ट कर रहे थे। जब एनडीएमए इसके बीच में आया तो एनडीएमए ने जब टेक ओवर किया तो 14-15 लेबॉर्ट्रीज हो गई। हमने अपने लिए कुछ बेंचमार्क वजह किए, बोथ इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर जो कि मशीनें हैं, और उसी की सपोर्ट मैकेनिज्म जो कि रिएक्शंस हैं, स्वैब्स हैं, वीटीएम्स हैं, एक्सट्रैक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अप्रैल के मिडल में अल्हम्दुलिल्लाह हम लेबॉर्ट्री की तादाद तकरीबन 60 के करीब ले गए थे, और हमने अपने लिए बेंचमार्क बनाया था कि अप्रैल के एंड तक हम 100 लेबॉर्ट्रीज बना लेंगे, एज अगेंस्ट 2 लेबॉर्ट्रीज अर्ली मार्च के। साथ में ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि
اپریل کے مڈل میں ہم لوگ تقریباً 18 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ریئیکشنز لے آئے تھے، جس کو ٹیسٹنگ کٹ کہا جاتا ہے، اور تقریباً 4 لاکھ کی لگ بھگ جو ہے وہ ہمیں ڈونیشنز کٹ کی آئی تھیں. تو یہ تقریباً 2.2 ملین کٹس جو ہیں ہمارے پاس اپریل کے مہینے سے موجود ہیں. اچھا، یعنی 22 لاکھ کٹ. 22 لاکھ کٹ جو ہے پاکستان میں موجود تھی اپریل کے مڈل سے. لیبارٹریز کی تعداد بھی ایسی تھی. آج لیبارٹری کی تعداد تقریباً 135 کے قریب ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی کیپیسٹی جو ہے 70,000 کے قریب ٹیسٹ کرنے کی ہے، جو کہ تھوڑا سا مس نارمل ہے. میں مختلف لیبارٹریز میں گیا، چونکہ آئی ہیڈ ٹو سپلائی اٹ، آئی ہیڈ ٹو انشور کہ جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ ہو. تو میں 5-6 لیبارٹریز میں گیا. آئی اسپینڈ 4-5 آورس. آئی looked at the entire sort of process of the testing. تو جب سیمپل جو ہے وہ لیبارٹری کے اندر داخل ہوتا ہے اور جب اس کا رزلٹ نکلتا ہے، یہ ٹوٹل 4 گھنٹے کا کام ہے. اور یہ جو ہم 70,000 کہہ رہے ہیں ٹیسٹ، یہ ان 4 گھنٹوں کا ہے. میرا یہ پوائنٹ آف ویو شروع سے رہا ہے کہ اگر ہم یہ 70,000 آج ٹیسٹ کر سکتے ہیں، جس کو ہم کہہ رہے ہیں ہماری کیپیسٹی ہے، اور اگر ہم 2 شفٹوں میں کام کریں تو 1.5 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں. اگر 3 شفٹوں میں کام کریں، 3 ہاف شفٹ آئی وڈ کال اٹ، 4-4.5 گھنٹے کی ایک شفٹ ہے. تو اگر ہم نارمل ورکنگ جو پاکستان میں اور دنیا بھر میں اگر 8 گھنٹے کی ورکنگ میں کریں تو 2 شفٹیں ہونی چاہیے ایک ٹیسٹ کی. اب یو کانٹ بی میکینیکل. آپ پورے دن میں صرف 3 ہاف شفٹ پہ بھی کام پلان کریں، یعنی 12 گھنٹے پلان کریں کام 24 گھنٹوں میں، تب بھی یہ 2 لاکھ کے لگ بھگ ہمیں ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہے. یہ جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں، ان کی کاسٹ ایکچولی کیا ہے؟ یہ ٹیسٹ اگر 7,000 کا اور 8,000 کا ہوگا، اور اگر ایک فیملی ممبر کو ہے تو وہ پھر اگر اس کو 3 کرانے پڑ جائے، 4 کرانے پڑ جائے، 6 کرانے پڑ جائے، تو یہ تو افورڈیبل پرائز ہی نہیں ہے. اس کو کاسٹ کو کٹ نہیں کیا جا سکتا یا کیا جانا چاہیے؟ نادیہ، میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ٹیسٹ جو پبلک سیکٹر میں ہو رہے ہیں وہ چارج نہیں ہونے چاہیے، اور اگر کہیں چارج ہو رہے ہیں تو وہ غلط ہو رہے ہیں. ایڈمنسٹریشن ہیز ٹو لک انٹو اٹ. میرا نہیں خیال کہ وہ چارج ہو رہے ہیں. یہ جو 20, 22, 25, 30 ہزار کا فگر آتا ہے، دس از ناٹ بینگ چارجڈ. میں نے بیٹھ کے ورکنگ کی تھی کہ اگر ایک ٹیسٹ کرنا ہے آپ نے تو آپ کو کتنا ٹوٹل خرچہ آئے گا بغیر اوپیکس کے. اوپیکس کا مطلب ہے کہ جو تنخواہ دینی ہے آپ نے لوگوں کو، جو بجلی چلانی ہے، جو سیٹ اپ کو چلانا ہے، اس کے بغیر 1500-1600 روپے خرچہ ہے. ہم نے مختلف جو تھیں لیبارٹریز ان کے ساتھ معاہدے بھی کیے. 7-8 لیبارٹریز جو ہیں ہمارے پینل پہ ہیں، یعنی دے آر ڈوئنگ ٹیسٹ اینڈ دے آر بینگ گیون 3 تھنگس. ان کو ہم ٹیسٹنگ کٹ دیتے ہیں، ان کو پی پی ایز دیتے ہیں، اور کہیں کہیں ہم یہ جو پی سی آر مشین ہے وہ بھی دیتے ہیں. تو جہاں پہ ہم ٹیسٹنگ کٹس اور پی پی ایز دیتے ہیں وہاں پہ ہم 3,000 روپے ان کو چارج کرنا الاؤڈ کرتے ہیں، اور جہاں پہ ہم پی سی آر مشین بھی دیتے ہیں وہاں پہ 2,000 روپے چارج کرنا الاؤ کرتے ہیں. یہ 6 یا 7 لیبارٹریز ہیں جو سسٹم کے اندر ہیں، NIH کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. ہمارا 1 پیج کا معاہدہ ہے. اس سے زیادہ دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو چارج. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایون جو پرائیویٹ لیبارٹریز ہیں وہ اس موقع کے اوپر اگر خدا خوفی کے ساتھ چلیں تو ان کو 4,000 سے لے کے 5,000 روپے تک چارج کرنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں چارج کرنا چاہیے. لیکن چونکہ یہ کمرشلائزڈ ایکٹیویٹی چل رہی ہے، لوگوں کے لیے بھی سہولت ہوتی ہے کہ انتظار نہیں کرنا پڑتا. فون کرتے ہیں تو گھر پہ لوگ آ جاتے ہیں، تو ٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہ ڈرائیو تھرو ٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو ان ٹیسٹوں کی وجہ سے لوگ اپنی سہولت بھی دیکھتے ہیں، پیسے خرچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں.
लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो मेड इन पाकिस्तान जो भी फवाद चौधरी साहब ने बताया कि हम लोकल लेवल पर यानी पाकिस्तान में अब बैंक्स भी बन रहे हैं, पीपीज भी बन रही हैं, बल्कि हमने एक्सपोर्ट भी की हैं, प्लस मास्क भी बन रहे हैं, तो क्या ये जो हमारी जरूरत है उसको पूरा कर रहे हैं आने वाले दिनों में? इनके स्टैंडर्ड्स पे भी अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं या अभी भी हमें आगे पीछे चाइना से मदद दरकार? नहीं नादिया, जब 2 मार्च में जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने पाकिस्तान पूरे में ये जो मास्क आपने पहना हुआ था ये भी ढूंढे, और उस वक्त ये मास्क मुझे नहीं मिल रहे थे पाकिस्तान के अंदर। जब पूरी दुनिया में ढूंढना शुरू किया तो पूरी दुनिया में सारे मसाइल थे, ना उधर आपको वेंटिलेटर मिल रहे थे, ना आपको पीपीज मिल रही थी, ना आपको टेस्टिंग किट मिल रही थी, तो देयर ओनली सोर्स वाज चाइना। चाइना में जब हमने शुरू में जो चंद हजार या फ्यू लैक्स जो हमने खरीदी, वो $64 में हमें एक पीपीई मिल रही थी। और जब मैं पीपीई कहता हूं तो वो सूट है, N95 है, उसमें 5 दूसरे मास्क हैं, पाँव का कवर है, सर का कवर है। तो मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग थी। फिर मैंने यहाँ पे जो है पाकिस्तान के जो मेडिकल इंडस्ट्री के लोग हैं उनको मैंने बुलाया था NDMA के अंदर समवेयर अराउंड 26-27 मार्च। मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, आप ये पाकिस्तान में बनाने का बंदोबस्त करें। और ये भी मैं आपको बता दूं कि बिटवीन से 28-29 मार्च टू 15 मार्च मुझे जो मिला, जहां से मिला, मैंने वो खरीद लिया। लेकिन साथ साथ हम अपनी उनको डिज़ाइन चेंजेस देते रहे। फॉर इंस्टेंस हमने सूट के अंदर ही बूट शामिल कर दिए, सर का जो कवर है वो भी उसी सूट के अंदर शामिल कर लिया। हमने टेस्ट करना शुरू कर दिया। मैंने SGS को कहा कि आप हमारी टेस्टिंग शुरू कर दें। एक डिफेंस फोर्सेस की एक लेबॉर्ट्री है डेस्टो के नाम से, उनको कहा टेस्टिंग शुरू कर दें। ISO के स्टैंडर्ड्स डाउनलोड किए। नाउ लेट मी टेल यू, वी आर प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग। और जो मैं पीपी जो सूट हमें $20-25 का मिला करता था, आज मैं 350 का खरीद रहा हूँ। जो N95 कभी मिलता ही नहीं था, 3000 रुपये में मिला करता था, अभी पीपल आर रेडी टू गिव मी एट 150 रुपीज़। जो नॉर्मल मास्क है वो 10 रुपये में मिलने का हो चुका हुआ है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह NDM में वाहिद इदारा है जिसने अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान को लेटर लिखा है, एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा है कि आप हमारा आगे ऑडिट करें, और अगले 2-3 दिनों में हमारा जून तक का ऑडिट शुरू हो जाएगा। हमारा निज़ाम इस तरह का है कि ADB ने जो हमें चीज़ें दी थी वो इधर आए, हमारा प्रोक्योरमेंट का निज़ाम देखा, फिर हमारे वेयर हाउस के निज़ाम में गए, वहाँ से उन्होंने निज़ाम देखा, फिर उस निज़ाम से जो चिट्ठे मिली उन्होंने जाके मुख्तलिफ अस्पतालों में कंफर्म किया है ये पहुँचा है कि नहीं पहुँचा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट निज़ाम, ये मीडिया के लिए भी ओपन है। और मैं एक और लास्ट बात ये इसमें कहना चाहूँगा कि हमारी हर चीज़ हमारे उस पर पड़ी हुई है, वेबसाइट पे हर चीज़ वेबसाइट पे पड़ी हुई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे 3-4 UN नंबर है, वो हमारे ऑपरेशन रूम है उसके अंदर पड़े हुए हैं। एक्चुअली जो NCOC में ऑपरेशन रूम है, एक्चुअली दैट इज द नेशनल ऑपरेशन सेंटर विच बिलोंग्स टू NDMA, वो यूज़ कर रहे हैं उसको। हमारे पास यहाँ पे 3-4 UN नंबर मौजूद हैं जो एवरी कंप्लेंट बाय अ डॉक्टर फॉर PP और एनीथिंग एल्स इज पर्सनली वेटेड बाय मी। रजिस्टर बना हुआ है, अकाउंटेबल है, उसका हर पेज काउंटेड फॉर है कि आप सफा उसमें से फाड़ के बाहर भी नहीं निकाल सकते। हमने लोगों के लिए, वॉलंटियर्स के लिए एक लाइन छोड़ी हुई है, हमने प्लाज्मा के लिए लाइन छोड़ी हुई है, और इवन मैं TV पे आके बहुत लोगों को कह चुका हूँ किसी को फैसिलिटेशन चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। जिन्होंने बात कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल साहब से, और ये जान के यकीनन आपको भी खुशी होगी कि हमारे पास कोई भी चीजें लैक नहीं करी, किसी चीज की कमी नहीं है, टेस्टिंग कैपेसिटी भी है, और जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो एक्सेस में है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी एफर्ट्स है, NDMA की एफर्ट्स हैं, जिसको एक्नॉलेज करना जरूरी है। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्जा को इजाजत। अल्लाह हाफिज।